एलजी को लगातार पत्र लिखकर सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उसकी जांच के लिए एलजी ने जांच कमेटी गठित की थी। अब उस कमेटी की जांच पूरी हो गई है। जांच कमेटी के सामने सुकेश चंद्रशेखर ने हयात होटल में केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के साथ डिनर पार्टी का वीडियो होने की बात कबूल की है। मतलब सुकेश ने अरविंद केजरीवाल के साथ जो डिनर पार्टी की थी, उसका पक्का सबूत वीडियो में है। इतना ही नहीं, सुकेश ने जांच कमेटी के सामने कहा कि कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर जो 50 करोड़ कैश की डिलीवरी की गई, उसके भी पक्के सबूत उनके पास मौजूद हैं। मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सुकेश ने जो भी आरोप लगाए, उन सब के पक्के सबूत, पुख्ता सबूत मौजूद हैं। आरोपों की जांच के लिए गठित प्रधान सचिव गृह की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सुकेश ने अपने दावों को दोहराया। उसने समिति को बताया कि 60 करोड़ रुपए कहां, कब, किसको और क्यों दिए। कमेटी ने 14 नवंबर और 15 नवंबर को मंडोली जेल में सुकेश के बयान दर्ज किए थे। उसने कमेटी को बताया कि उसने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के असौला माइंस स्थित फार्म हाउस पर मंत्री सत्येंद्र जैन को 4 किश्तों में 50 करोड़ रुपए दिए थे और अरविंद केजरीवाल इन वित्तीय लेन देन से पूरी तरह से वाकिफ थे। उसने बताया कि 2017 में 50 करोड़ रुपए देने के बाद होटल हयात रीजेंसी भीकाजी कामा प्लेस में सुकेश चंद्रशेखर ने एक डिनर पार्टी की, जिसमें सीएम केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत शामिल हुए थे। सुकेश ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से उनका परिचय कराया था। इसके बाद उन्होंने कई बार फोन पर बातचीत की। सुकेश के दावों की पुष्टि के लिए जांच कमेटी ने ईडी और सीबीआई के अफसरों से भी मुलाकात की थी। कमेटी ने सभी आरोपों को गंभीर पाया। हालांकि आगे की जांच के लिए साधन की कमी का हवाला देते हुए ईडी और सीबीआई द्वारा विस्तृत जांच की सिफारिश कर दी गई है। सुकेश चंद्रशेखर ने ईडी और सीबीआई के साथ सभी जानकारी साझा की है। इसके अलावा हाईकोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की गई है। रिपोर्ट में सुकेश ने कहा, मैंने कुल 60 करोड़ रुपए दिए। इसमें 50 करोड़ रुपए साउथ जोन में पार्टी पोस्टिंग, राज्यसभा के लिए नामांकन के लिए दिए गए। ये राशि 2016 में मेरे सचिव गोपीनाथ ने कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में नकद दी थी। रकम का भुगतान कैलाश गहलोत ने असौला फार्म में 3 से 4 दिनों के भीतर कई किश्तों में किया। सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को हर बार रकम देने के बाद जैन के फोन से अरविंद केजरीवाल को फोन पर इसकी पुष्टि भी की गई। 2019 में जेल में सुरक्षा के लिए सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए गए। इस तरह मैंने कुल 60 करोड़ रुपए दिए। मैं मेरे और सत्येंद्र जैन के बीच के व्हाट्सएप की सभी चैट्स देने को तैयार हूं, जिससे भुगतान का ब्यौरा, डिलीवरी का वक्त और डिलीवरी की जगह की पुष्टि होती है। मैंने 2017 के दौरान कुल 50 करोड़ रुपए देने के बाद नई दिल्ली में रामाकृष्णपुरम के भीकाजी कामा पैलेस के पास रिंग रोड पर स्थित हयात रेजेंसी में एक डिनर पार्टी की थी। इस पार्टी में सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत शामिल हुए थे। इस पार्टी का वीडियो फुटेज भी मैं देने को तैयार हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी अब अपने आप को काफी अनुभवी और समझदार मानने लगे हैं। पहले तो वे ही दूसरे तीसरे सवाल पर गड़बड़ कर जाते रहे होंगे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करते। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि खुद राहुल गांधी का है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असल में पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने राहुल गांधी से 2024 को लेकर सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा, मैं काफी अनुभवी हो गया हूँ, डिरेल करने वाले सवालों में फंसूंगा नहीं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने वाली थी कि तभी राजदीप सरदेसाई ने अपना सवाल साल 2024 के लोकसभा चुनाव के संबंध में पूछना चाहा। तभी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन्हें रोका और कहा कि जो सवाल आपको दिया गया है, आप उसी पर बात करें, कोई दूसरा सवाल न करें। जयराम रमेश ने उन्हें हिदायत भरे लहजे में कहा कि नियमों का पालन करें और जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब दिया गया है। इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने राजदीप सरदेसाई पर नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि आप अब चुप रहिए, आप बार बार वही सवाल पूछते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने तवांग मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि चीन अरुणाचल और लद्दाख के उस पार युद्ध की तैयारी कर रहा है और हिंदुस्तान की सरकार सो रही है। हमारी सरकार इन बातों को देश की जनता से छिपाती है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकार तवांग के मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है। मैं लगातार भारत सरकार को चीन की घुसपैठ को लेकर आगाह करता रहा हूँ। राहुल गांधी के तवांग मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोले जाने के बाद बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने उन पर पलटवार किया। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी चीन के करीब हैं और तभी उन्हें पता है कि चीन क्या करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया तब उनके नाना सो रहे थे। भाजपा नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि चीन में भारत के खिलाफ कुछ भी करने का साहस नहीं है। राहुल गांधी को सपने देखने का हक है।
बीजेपी नेता रमेश विधुड़ी ने कहा कि राहुल गांधी को देश से नहीं सत्ता से प्यार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई लोगों के आंखों की रोशनी चली गई और लोग गांव में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर कोई सख्त एक्शन लेने के बजाय नीतीश कुमार लगातार बदजुबानी कर रहे हैं। जो पिएगा वो मरेगा जैसी बातें कहकर मरने वालों के परिवार वालों को दर्द पहुंचा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री भी उनसे कम कहां। नीतीश कुमार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने अपने मुखिया की तरह बदजुबानी करते हुए अजीबोगरीब बयान दिए। महासेठ ने कहा कि जहरीली शराब को सहन करने के लिए शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में घटिया क्वालिटी की शराब आ रही है जो लोगों के लिए स्लो पॉइजनिंग का काम कर रही है। मतलब साफ है कि आरजेडी नेता और मंत्री महासेठ ये मान रहे हैं कि शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब आ रही है और नीतीश सरकार की असफलता है। एक तरह से उन्होंने अपनी सरकार पर ही हमला बोला। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी का श्रेय सरकार ले सकती है तो जहरीली शराब से होने वाली मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। उद्योग मंत्री ने मीडिया से आग्रह किया कि सरकार के साथ साथ शराब के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करें। उन्होंने ऐसे मुद्दों से निपटने में सरकार की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस चूक की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि प्रदेश में शराब काफी पहले से प्रतिबंधित है। अगर राज्य में शराबबंदी का श्रेय सरकार ले सकती है तो जहरीली शराब से होने वाली मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा। महासेठ ने कहा कि अगर लोग जहर खाकर मर रहे हैं तो कुछ गलत है और इस तरह बिहार ऊंचाइयां हासिल करेगा। बता दें कि इस घटना को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा मच गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आपा खो दिया और भाजपा विधायकों के साथ बदसलूकी की। मुख्यमंत्री का दावा है कि शराबबंदी के बाद 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि छपरा में जहरीली शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है और शराब से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मामला सर्जिकल स्ट्राइक का हो, बालाकोट या एयर स्ट्राइक का, गलवान हो या अब तवांग, राहुल गांधी के सुर पाकिस्तान और चाइना के समर्थन में ही फूटते हैं। कांग्रेस का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता है, उसके लिए चीन उसे मोटा पैसा भी देती है। यही वजह है कि तवांग घटना के बाद भी कांग्रेस चीन के साथ उठ खड़ी हुई है और भारतीय सेना के खिलाफ हो गई है। राहुल गांधी के ताजा बयान से मचे हंगामे का कुल यही मतलब है कि कांग्रेस को चीन के प्रति अपनी निष्ठा ऐसे हर मौके पर दिखानी होती है जब उसके सैनिक पिटा कर वापस लौट जाते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने पता नहीं किन सूचनाओं के आधार पर ये बयान तक दे डाला कि चीन तो पूर्ण युद्ध की तैयारी में है और भारत की सरकार और सेना सो रही है। अगर वाकई ऐसा हुआ होता तो तवांग में चीन के 300 सैनिकों की जमकर पिटाई नहीं होती और उन्हें अपना बोरिया बिस्तर छोड़कर भागना नहीं पड़ता। राहुल गांधी ने इस मामले में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी अब राहुल गांधी की तुलना जयचंद से कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर भारतीय का गौरव है। हमारे जवान दिखा रहे हैं कि हमारी ताकत क्या है। तब भारत के जयचंद राहुल गांधी का मनोबल तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमला करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, ये 1962 वाला नेतृत्व नहीं है, इस समय देश में मजबूत नेतृत्व है। भारत आज दुनिया को नेतृत्व दे रहा है। राहुल जैसे जयचंद सुन ले, पिछले 8.5 साल में न भारत की 1 इंच भूमि किसी ने कब्जाई न यहाँ संभव है। बीजेपी प्रवक्ता ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है जब सेना पराक्रम दिखाती है तो कांग्रेस उसका विरोध करने लगती है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट के समय यही किया गया। गौरव भाटिया ने कहा कि तवांग में हमारे सैनिक संख्या में कम थे, फिर भी चीन को पीट कर भगाया। नागरिकों की छाती 56 इंच की हो जाती है, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध करने लगती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो जयचंद वाला चरित्र है वो उसे उजागर करना जरूरी है। ये बार बार सेना का मनोबल गिराने की कोशिश क्यों करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि 21 नवंबर 2007 को कांग्रेस सरकार ने संसद में जवाब दिया था कि उनके शासन में चीन ने 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जाई थी। गौरव भाटिया ने चीनी नेताओं के साथ राहुल गांधी की तस्वीर को दिखाते हुए पूछा कि इसमें राहुल गांधी किस समझौते पर दस्तखत कर रहे हैं। इस समझौते को कांग्रेस ने आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया। क्या इसमें यही लिखा है, कांग्रेस पार्टी कभी चीन की निंदा नहीं करेगी, हमेशा देश को नीचा दिखाएगी, पीएम को भला बुरा कहेगी।
सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहेगी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 2013 में जब संसद में सवाल पूछा गया तो कांग्रेस सरकार के रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा था, हमारी नीति रही है कि बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट न करें, ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में बॉर्डर एरिया का विकास हुआ, जहां खूब सड़कें बनी। भारतीय सेनाओं के पास आज राफेल है, चिनूक है, INS विक्रांत है। कांग्रेस ने राफेल 10 साल नहीं खरीदा क्योंकि बिना कमीशन के ये कोई काम करते ही नहीं। बीएसएफ से ममता बनर्जी उस वक्त से नाराज हैं जब से केंद्र सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ के जांच की सीमा 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दी है। और जब कोलकाता में आयोजित ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में ममता बनर्जी पहुंची तो बीएसएफ अधिकारियों को देख उनका पारा चढ़ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों या उनके प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक में बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद हैं। बैठक में सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस हो गई। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है, जिसके बाद सीएम ममता बनर्जी और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस हो गई। सीएम ममता ने बीएसएफ के दायरे को 15 से 50 किलोमीटर किए जाने का विरोध किया था। वे पहले से इस मुद्दे का विरोध कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में ममता बनर्जी और बीएसएफ अधिकारियों के बीच इसी मुद्दे को लेकर बहस हो गई। ईस्टर्न जोन में आने वाले राज्यों में सिर्फ बंगाल ही ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश की ओर से पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर घुसपैठ होता है। केंद्र सरकार की ओर से घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के दायरे को 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया है। इससे बीएसएफ के पास ज्यादा पावर है। सीएम ममता को इस बात से आपत्ति है। बैठक में ममता ने गृह मंत्री के सामने बीएसएफ पर ज्यादती करने का आरोप लगाया तो बीएसएफ के अधिकारियों ने राज्य सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। इस बैठक में जीएसटी के फंड को लेकर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह से शिकायत की। मुख्यमंत्री ममता की ओर से केंद्र पर यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार समय पर पैसा नहीं देती, जिससे राज्य सरकार को अपना काम करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैठक में सुरक्षा, अंतर्राज्यीय व्यापार, भारत बांग्लादेश सीमा, तस्करी, कनेक्टिविटी के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह कोलकाता पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, राज्य के मंत्री सुजीत बोस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। किसी जमाने में लालू प्रसाद ने बिहार में स्कूटर पर भैंस गायों को लाद कर भिजवाया, तो अब जब जमाना नीतीश कुमार का आया तो परिवहन विभाग ने बाइक, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा पर राज्य के विभिन्न घाटों से बालू की सप्लाई करवा दी और इस खेल में सरकारी खजाने को करीब 355 करोड़ का चूना लगा दिया। विभागों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से बिहार सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यह खुलासा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्तीय वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में हुआ। सीएजी की रिपोर्ट जारी करते हुए महालेखाकार राम अवतार शर्मा ने बताया कि 2020 के लिए खनिज राजस्व प्राप्ति का मूल्यांकन, संग्रहण और इसके लिए प्रयोग में लाई गई सभी प्रक्रियाओं की बारीकी से जांच की गई। बिहार के 14 जिलों में बालू परिवहन के लिए जारी किए गए 2,43,811 ई चालान की जांच में लगभग 46,935 ई चालान फर्जी पाए गए। इनमें बाइक, ऑटो, स्कूटर, कार, एम्बुलेंस और ई रिक्शा से बालू ढोया गया। महालेखाकार की रिपोर्ट बताती है कि राज्य सरकार के 16 कार्य मंडलों में लेखा परीक्षा द्वारा सत्यापित 33,191 के ई चालान में से 21,192 फर्जी पाए गए, यानी कुल ई चालान के 64% फर्जी पाए गए। महालेखाकार ने दावा किया कि जिला खनन कार्यालयों में 230 करोड़ के 20,700 नीलामवाद के मामले लंबित पाए गए हैं। इन कार्यालयों द्वारा करीब 95 करोड़ रुपए की सुरक्षित राशि की वसूली नहीं हुई है। यही नहीं, जहां खनन की मनाही है वहां भी खनन करवा दिया गया। राज्य सरकार ने अवैध बालू खनन, परिवहन और विक्रय को लेकर कई अफसरों पर कार्रवाई की। 1 दर्जन से अधिक आला अधिकारियों पर केस दर्ज करने के अलावा कई कार्रवाई की गई। इनमें आईपीएस स्तर के अधिकारी तक शामिल हैं। यहां तक कि जिला पुलिस ने भी कई जिलों में संयुक्त अभियान चलाकर बालू से जुड़े मामलों की कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में बालू माफियाओं को पकड़वाया गया। खासकर राजधानी पटना के अलावा भोजपुर, सारण, भागलपुर, बांका समेत कई जिलों में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। खनन विभाग के अधिकारियों पर भी आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई की और उनकी संपत्ति तक को खंगाल डाला। कई अधिकारियों की अवैध संपत्तियां जब्त की गई।
कई जिलों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बालू से जुड़े मामलों में आरोपियों को कटघरे में खड़ा किया। इसके तहत कई तरह के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सामने आए। एक बार फिर महालेखाकार की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उससे खलबली मच गई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कट्टर ईमानदारी का मुखौटा अब अरविंद केजरीवाल के चेहरे से पूरी तरह से उतर चुका है। वह सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों की जांच कमेटी की रिपोर्ट में जो चेहरा सामने आया वह चौंकाने वाला है। जांच कमेटी ने सुकेश के उन सारे आरोपों को सही पाया जो उसने अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत और जेल के डीजी संदीप गोयल पर लगाए थे। जांच कमेटी ने ईडी और सीबीआई से आगे की जांच की सिफारिश की है। मतलब अब अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत के अंदर जाने का रास्ता खुल गया है। सुकेश के आरोपों को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गृह विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली हाई पावर कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने सुकेश से जेल में 2 बार मुलाकात की और मामले की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट के अनुसार सुकेश चंद्रशेखर की सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत से चैट और फोन कॉल्स पर जो बातचीत हुई और लेन देन के समय इन सभी की लोकेशंस के आधार पर जांच कमेटी को सुकेश के बयान में सच्चाई दिखी। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल इस रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की जांच जल्द किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकते हैं। पावर जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुकेश चंद्रशेखर की ओर से सत्येंद्र जैन को 60 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए 50 करोड़ रुपए और सुरक्षा धन के रूप में 10 करोड़ रुपए, तत्कालीन तिहाड़ के डीजी संदीप गोयल को 12 करोड़ 50 लाख रुपए, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के दिल्ली के असोला माइन स्थित फार्म हाउस पर सत्येंद्र जैन को 50 करोड़ का नकद भुगतान 4 किश्तों में करने के आरोपों को दोहराया है। रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर की चैट कॉल्स से ये साफ है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को इन वित्तीय लेन देनों की पूरी जानकारी है। कमेटी के अनुसार सुकेश का यह दावा भी सही लगता है कि 2017 में 50 करोड़ रुपए की डिलीवरी पूरी होने के बाद सुकेश ने होटल हयात रेजेंसी भीकाजी कामा प्लेस में डिनर पार्टी रखी, जिसमें जैन और गहलोत भी शामिल हुए। सुकेश जांच एजेंसीज को अपने फोन, चैट्स, कॉल्स, लोकेशंस जांच के लिए कुछ वीडियो फुटेजेस सौंपने को तैयार हैं। रिपोर्ट के अनुसार सुकेश ने खुलासा किया कि दिल्ली के फार्म हाउस में सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को रकम देने के बाद सत्येंद्र जैन अपने फोन से अरविंद केजरीवाल से बात करवाते थे। सुकेश ने कहा कि उसने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। हाई पावर कमेटी ने सुकेश के आरोपों को गंभीर प्रकृति का पाया और उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए विशेष एजेंसी की तरफ से जांच की सिफारिश की है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कई मुकदमों का सामना कर रहे आजम खान पर अब रामपुर में लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। रामपुर जनपद के धोबी समाज से दलित वर्ग के दर्जन भर परिवार के लगभग 80 सदस्यों ने बीते रविवार को हिंदू धर्म में वापसी की थी। धर्म में वापसी करने वाली महिला कविता ने मीडिया से बात करते हुए आजम खान पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। कविता ने कहा कि आजम खान ने हमारे साथ गलत किया। हम 12 साल पहले इस्लाम धर्म में आए, लेकिन आजम खान ने कोई फायदा नहीं दिया। आजम खान के लोगों ने हमें इस्लाम धर्म में शामिल कराया था। उनके लोगों के ही दबाव में हमारा धर्म परिवर्तन करवाया गया। हमारी जमीनें भी छीन ली गईं। वहीं हिंदू धर्म में वापसी करने वाली महिला सविता ने कहा कि आजम खान ने हमारे ऊपर धर्म परिवर्तित करने का दबाव बनाया था और उन्होंने हमारी जमीनें ले रखी हैं। लाखों लोग आजम खान की वजह से परेशान हुए हैं। हमें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया और हमारी जमीन जायदाद छीन ली गई। धर्म में वापसी करने वाले प्रेम ने कहा कि आजम खान के लोगों ने हमारे ऊपर दबिश डाली थी और उसके बाद हम इस्लाम धर्म में आए थे। उन्होंने कहा कि 80 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है जो आजम खान और उनके लोगों से पीड़ित थे। रामपुर में विधानसभा उपचुनाव से पहले आजम खान के कुछ करीबियों ने बीजेपी ज्वाइन की। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि रामपुर को आजम खान ने कोसों दूर रखा और अब रामपुर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि रामपुर ने वहां कमल खिलाने का काम किया और बीजेपी वहां पूरा विकास करेगी। वहीं एक सपा नेता ने कहा कि कुछ लोगों ने आजम खान पर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्हें बता दें कि उस समय न ही हमारी पार्टी सरकार में थी और न ही आजम खान सपा में। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।